नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं होती, वो लड़ी जाती हैं भविष्य लिखने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ संघर्षों की, एक ऐसे टकराव की जिसने एक बहुत बड़े भारतीय साम्राज्य का अंत कर दिया और ब्रिटिश शासन की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी मतलब एक व्यापार करने आई कंपनी इतने बड़े उपमहाद्वीप पर कब्जा कैसे कर पाई। है ना सोचने वाली बात। और इसका जवाब वो छिपा है 40 सालों तक चले 3 बड़े युद्धों में। हम बात कर रहे हैं एंग्लो मराठा वॉर्स की, जिसने भारत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये दो साम्राज्य कौन थे जिनका टकराव हुआ। फिर एक एक करके तीनों युद्धों को देखेंगे। पहला युद्ध जहां मामला बराबरी का था, दूसरा जहां पासा पलटा, और तीसरा जिसमें सब कुछ खत्म हो गया। और आखिर में देखेंगे कि इसके बाद भारत में एक नए दौर की शुरुआत कैसे हुई। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, 18वीं सदी का भारत। यहाँ दो बहुत बड़ी शक्तियां थीं और ऐसा लग रहा था कि इनका टकराना तो तय है, होकर ही रहेगा। एक तरफ था एक विशाल भारतीय साम्राज्य और दूसरी तरफ एक बहुत ही एम्बिशियस माने महत्वाकांक्षी विदेशी व्यापार करने वाली कंपनी। अब ये दोनों ताकतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। जमीन आसमान का फर्क था, कह सकते हैं। एक तरफ था मराठा साम्राज्य, उस वक्त की सबसे बड़ी भारतीय शक्ति। लेकिन एक दिक्कत थी, ये सरदारों का एक संघ था जो अक्सर आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने नहीं आए थे। इनके पास एक डिसिप्लिन्ड फौज थी और ये मौके की तलाश में थे कि कैसे यहाँ की सियासत में घुसकर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। और बस यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला पड़ाव, पहला युद्ध। ये वो दौर था जब मराठा साम्राज्य, जो पहले से स्थापित शक्ति थी, उसकी असली परीक्षा हुई और उन्होंने दिखा दिया कि वो अपनी जमीन इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं है। तो आखिर ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, वजह क्या थी? देखिए, मराठा साम्राज्य के अंदर ना पेशवा की गद्दी को लेकर एक पारिवारिक झगड़ा चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरें तो तेज थीं ही। उन्होंने इसे एक बेहतरीन मौके की तरह देखा। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक दावेदार रघुनाथ राव का साथ दिया जाए और इसी बहाने अपना असर बढ़ाया जाए। शुरू में तो अंग्रेजों को लगा कि सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से हो रहा है। उन्हें कुछ कामयाबी भी मिली, लेकिन मराठा सरदार एकजुट हो गए और उन्होंने ऐसा जोरदार जवाब दिया कि अंग्रेज देखते रह गए। बात यहां तक पहुंच गई कि 1779 में ब्रिटिश सेना को पीछे हटना पड़ा और वडगांव में एक ऐसी संधि करनी पड़ी जो उनके लिए काफी अपमानजनक थी। आखिर में ये युद्ध सालाबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। तो पहले युद्ध से क्या निकला? नतीजा ये था कि मुकाबला बराबरी पर छूटा, एक तरह से ड्रॉ हो गया। किसी की साफ साफ जीत नहीं हुई, पर हाँ, मराठा साम्राज्य ने यह साबित कर दिया कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे को और भी ज्यादा शकी नजर से देख रहे थे। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं से जो पावर का बैलेंस था ना, वो पूरी तरह से अंग्रेजों के पक्ष में झुकना शुरू हो गया। इस बार जो लड़ाई की चिंगारी भड़की वो एक संधि की वजह से थी, बेसिन की संधि। हुआ ये कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने ही लोगों पर, अपने दुश्मनों पर बढ़त बनाने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। पर यह दांव उल्टा पड़ गया। बाकी मराठा सरदारों को लगा कि ये तो अपनी आज़ादी को अंग्रेजों के हाथों बेचने जैसा है, और बस उन्होंने बगावत कर दी। अच्छा, ये सहायक, सहयोगी या सब्सिडियरी अलाई होता क्या था? सच कहूं तो ये अंग्रेजों का सबसे खतरनाक हथियार था अपने साम्राज्य को फैलाने का। नाम के लिए तो ये एक प्रोटेक्शन डील थी, एक सुरक्षा समझौता, पर असल में ये भारतीय राजाओं से उनकी विदेश नीति, उनकी सेना, सब कुछ छीनकर उन्हें पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर बना देता था। और इस दूसरे युद्ध में सब कुछ बदल गया। असाय और लासवरी जैसी जो लड़ाइयां हुईं, उनमें साफ साफ दिखने लगा कि अंग्रेजों की सेना कहीं ज्यादा बेहतर है। उनकी ट्रेनिंग, उनकी रणनीति मराठा सेनाओं पर बहुत भारी पड़ी। नतीजा, मराठों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो अगर हम दोनों युद्धों को साथ में रखकर देखें तो फर्क साफ नजर आता है। पहले युद्ध में मराठा शक्ति बरकरार रही, मामला बराबरी का था। लेकिन दूसरा युद्ध, वो उनके लिए एक तरफा हार थी, बहुत विनाशकारी।
उन्हें अपने कई बड़े और जरूरी इलाके अंग्रेजों को देने पड़ गए। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, तीसरा और अंतिम युद्ध। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही ब्रूटल संघर्ष था जिसने मराठा साम्राज्य का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। देखिए, दूसरे युद्ध में जो हार और अपमान हुआ था, उसके बाद मराठा सरदारों के अंदर एक आग जल रही थी। वो अपनी खोई हुई इज्जत, अपनी आज़ादी, सब कुछ वापस पाना चाहते थे। तो ये जो तीसरा युद्ध था ना, ये ब्रिटिश कंट्रोल को जड़ से उखाड़ फेंकने की उनकी आखिरी और एक तरह से कहें तो हताश कोशिश थी। लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेजों ने इतनी तेजी से और इतने जोरदार तरीके से जवाब दिया कि मराठों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। किरकी, कोरेगांव जैसी लड़ाइयों में मराठा सेना को बुरी तरह से कुचल दिया गया और सिर्फ 1 साल के अंदर पूरा का पूरा मराठा संघ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो नतीजा बिल्कुल साफ था। 40 साल का ये लंबा संघर्ष खत्म हुआ और इसके साथ ही भारत की सबसे बड़ी ताकत मराठा साम्राज्य अब सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गया था। और अब पूरे भारत पर ब्रिटिश राज के लिए रास्ता पूरी तरह से खुल चुका था। तो आखिर इन सारे युद्धों का मतलब क्या निकलता है? इस पूरे संघर्ष ने भारत के इतिहास को किस तरह से बदला? चलिए अब इस पे एक नजर डालते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। पहला युद्ध 7 साल तक चला, दूसरा युद्ध सिर्फ 2 साल में सिमट गया और तीसरा, वो तो बस 1 साल में ही खत्म हो गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि समय के साथ अंग्रेजों की फौजी ताकत कितनी ज्यादा घातक, कितनी एफिशिएंट होती जा रही थी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पावर के शिफ्ट होने की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे एक यूनिफाइड और एम्बिशियस ताकत एक बटे हुए साम्राज्य पर हावी हो जाती है। मराठों की अंदरूनी फूट का अंग्रेजों ने भरपूर फायदा उठाया और इन युद्धों के नतीजे ने ही भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। एक साम्राज्य का अंत और दूसरे की शुरुआत। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस 40 साल के संघर्ष ने मराठा साम्राज्य को तो खत्म कर दिया, पर इसने शुरू क्या किया? क्योंकि अक्सर एक साम्राज्य का अंत किसी दूसरे के उदय की शुरुआत होता है। इन युद्धों के नतीजों ने वाकई भारतीय इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।